तो आर एल और सी इन एसी, ठीक है। ये जो कोई ये वर्ड ऐसे बोला करो घर में, तो कोई और को सुने तो वो कंफ्यूज ही रहेगी क्या बोलने लग रहा है, लेकिन तुम्हें क्लियर होने चाहिए। आर एल सी इन एसी, एसी सर्किट रेजिस्टेंस के थ्रू, इंडक्टर, कैपेसिटर। फिर हमने पढ़ा था एल आर को और सी आर को, इंडक्टर रजिस्टर और कैपेसिटर रजिस्टर। इंडक्टर कैपेसिटेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन एक एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे, वो सीरीज में नहीं है। आज पढ़ेंगे तीनों का कॉम्बिनेशन, आर एल सी इन सीरीज एसी सर्किट। तो स्टार्ट कर देते हैं भाई। और मैंने कल रिकॉर्डेड क्लास भेजी भी थी, तो मैं एक बात तो सबको बता देता हूँ कि रिकॉर्डेड क्लास भेजने का मतलब ये ना है कि तुम लाइव क्लास से बाहर हो जाओ। लाइव क्लास में फ़ायदा मिलेगा, रिकॉर्डेड तो सिर्फ उनके लिए है कि जो उस टाइम पे क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, नेटवर्क इशू है या कुछ और प्रॉब्लम है। बट तुम्हारी पूरी कोशिश रहे लाइव क्लास में ही आने की, क्योंकि यहाँ आपके साथ साथ डाउट क्लियर होते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। आज का हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पता नहीं आज पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आना चाहिए। चाहे टॉपिक आधा ही समझ में आधा हो एक दिन में, लेकिन वो समझ में आए बस ठीक से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, आर एल सी सीरीज सर्किट इन एसी अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। तो टॉपिक हमारा आज का यही रहेगा, और इस टॉपिक पे छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं बीच बीच में, वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आपको डेफिनेट एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा फाइनल पेपर में, बता देता हूँ, इसी में से, आरएलसी में से। अब इस पे जितने भी कंसेप्ट हो, जितने भी पॉइंट बने, वो आप ठीक से समझिएगा, तो आप इसके सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। आरएलसी या इसको एलसीआर, उस सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं एसी के अंदर। जैसे हम अलग अलग के लिए करके इंडिविजुअल के लिए, ऐसे हम इन कॉम्बिनेशन के लिए भी कर लेंगे। तो ये मैंने रेजिस्टेंस दिखाया, फिर इंडक्टर दिखाया, और फिर इसके बाद हम कैपेसिटर ले लेते हैं। ये कैपेसिटर हो गया हमारा। अब मुझे ये बताने की जरूरत ना पड़े कि किस में कहाँ पर कितना फेज डिफरेंस होता है। ये हमारा एसी सोर्स की दिखा सकते हो, एमीटर लगा के दिखा सकते हो। AC source applied EMF E is equals to E naught sin omega t. Potential difference across resistance is VR. Potential difference across inductor is VL. Potential difference across capacitor is VC. Resistance R, inductance L, capacitance C. तो ये लाइन में करंट की दिखा रहा हूँ। हाँ, तो ये लाइन मैं करंट के लिए दिखा रहा हूँ। इसी डायरेक्शन में सेम लाइन के ऊपर हमारा होगा वी आर, बिकॉज करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, और जब सर्किट में रेजिस्टेंस कंटेन हो। ऐसे यहाँ अगर आप दिखाएंगे, ये हमारा आई हो गया, तो ऊपर दिखाऊंगा मैं वी एल, फेज डिफरेंस π/2, और ईएमएफ लीड करती है इंडक्टर के केस में, करंट आई है,
बट यहाँ पर हमारा नीचे हो जाएगा VC, करंट लीड करता है क्योंकि EMF से, तो यहाँ आप -π/2 लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट का यहाँ तक कोई डाउट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसको वही फेजर डायग्राम से ही सोल्व करना है हमने, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं फ्रॉम फेजर ट्रीटमेंट। इसका फेजर ट्रीटमेंट करेंगे भाई। अब फेजर ट्रीटमेंट, वेक्टर क्वांटिटी हमें पता ही है, EMF करंट, तो डायग्राम इसका ये बनेगा। ये लाइन मैं VR के लिए दिखा रहा हूँ, इसी लाइन पे आप करंट को रखेंगे, तो फिर आप ये एक लाइन रखेंगे VL के लिए ऊपर +π/2, नीचे एक लाइन रखेंगे, इसको मैं मान लीजिए शॉर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। क्यों किया, ये कंडीशन है, मान लीजिए अभी आपने ये कंडीशन बना रखी है, डिफरेंट भी हो सकती है, कि यहाँ कंडीशन ये है कि इफ VL पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो दो डिफरेंट वैल्यू है, तो ये VC हो गया, ये नीचे हो गया, तो यहाँ पर -π/2। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है जनरली कि बताइए LCR के अंदर इंडक्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है और कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? तो आपको डायग्राम से क्लियर है कितना फेज डिफरेंस है? पाई का। हाँ पाई। ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये दोनों वेक्टर VL और VC एक ही लाइन पे अपोजिट आ रहे हैं, टू डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे इनका रिजल्टेंट। पहले तो ये भाई इनका रिजल्टेंट आ गया है, और ये रिजल्टेंट हम क्या लिखेंगे, VL माइनस VC, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। एक वेक्टर ये हो गया, अब इन दोनों का रिजल्ट सोल्व होके, और एक वेक्टर हमारे पास ये VR है, तो फ्रॉम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन रूल यूज करें तो हमें रिजल्टेंट EMF मिल जाएगी। अब यहाँ से उसी तरह से सब रिजल्टेंट EMF ये हमारी V हो गई है। तो रिजल्टेंट EMF का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखना चाहेंगे यहाँ से, तो वो मैग्नीट्यूड आपका V मॉडुलस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में हो जाएगा भाई VL का स्क्वायर प्लस ये वाला वेक्टर चलेगा ये, तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर, आगे और बढ़ाएंगे तो 2VL माइनस VC और कोस थीटा। अब क्योंकि VL माइनस VC और VR के बीच का एंगल पूरा 90 ही है, तो कोस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल कोस 90 हो जाएगा 0, तो ये वाली टर्म हो गई आपकी 0। तो V मॉडुलस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या गलती कर दी मैंने, बोलो जल्दी, जो मैग्नीट्यूड R VR का स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस VL, यहाँ भी R करेंगे बट ये तो 0 बन ही गया है, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट EMF आ गई हमारी। वैल्यू पुटअप कर सकते हैं आप, क्या क्या, VR की वैल्यू होगी IR, VL की वैल्यू होगी IXL, और VC की वैल्यू हो जाएगी IXC। अब जो रेगुलर इसको पढ़ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसान सी यूनिट लगने लग जाएगी, IXC। तो यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर देंगे, ये सब IR का होल स्क्वायर, IXL माइनस IXC पूरे का होल स्क्वायर, देन V मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू I बार रूट में आएगा जी आपका R स्क्वायर, तो रूट में आएगा आपका R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
और इसको कंपेयर करते हैं ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो ये पूरा इस सर्किट का बन गया है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और इस रेजिस्टेंस को भी नाम देते हैं भाई वही इम्पीडेंस का, और Z इसका सिंबल। तो भाई Z इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा जाएगा अंडर रूट आर स्क्र प्लस XL माइनस XC का होल स्क्र। आगे और इसको बढ़ाना चाहें तो आप वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं। XL होता है हमारा ओमेगा L एंड XC इज इक्वल्स टू होता है 1/ओमेगा C। XL is inductive reactance, XC is capacitive reactance and Z is called impedance of LCR। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट EMF आ गई है, मैग्नीट्यूड आ गया है, रिजल्टेंट EMF, ये करंट रहा और ये इस पूरे सर्किट का आ गया है जी रेजिस्टेंस। चलिए डायरेक्शन की बात कर लेते हैं भाई। तो डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ही आई है, तो यहाँ से जब आप डायरेक्शन निकालेंगे रिजल्टेंट EMF की, तो आप इसको बीटा से लिख रहे थे, किसी से भी लिख लो, क्योंकि बुक में कई बार क्वेश्चन करोगे ना तो वहाँ फाई है, कभी कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसको अभी मान लो फाई ही मान लेता हूँ। फाई बीटा लिख सकते हो या फाई लिख सकते हो। तो डायरेक्शन के लिए हमारा जो फाई आएगा वो कैसे सोल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ पर मैं फिर से वो ट्राइंगल बना लेता हूँ, इसको इम्पीडेंस ट्राइंगल भी बोलते हैं। ये सब जो नाम ले रहा हूँ ना इनको सुनते चलो और ये दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि इन नाम से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा यहाँ पर था जी VR, यहाँ हमारा रिजल्टेंट आया जिसको मैंने V से लिखा पैरेललोग्राम सोल्व करके, और ये एंगल हमारा था फाई रिजल्टेंट, और इसको लिखा हमने VL माइनस VC। तो इसको इम्पीडेंस ट्राइंगल भी बोल देते हैं। तो फॉर डायरेक्शन के लिए आप यहाँ से tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ b sin थीटा, वो पूरा इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस VL माइनस VC अपॉन में VR, पुटअप वैल्यू पुटअप करेंगे, I कॉमन आ जाएगा, XL माइनस XC अपॉन में IR, I से I कैंसिल, तो भाई tan फाई आ गया है आपका XL माइनस XC अपॉन में R, tan फाई आ गया है XL माइनस XC अपॉन में R। ये एंगल निकाल लेंगे यहाँ से। कई बार न्यूमेरिकल करोगे ना तो यहाँ एक पावर फैक्टर का फॉर्मूला आता है, बट वो सिलेबस से हटा दिया, लेकिन किसी न्यूमेरिकल में अगर आ जाए तो कई जगह cos फाई भी यूज कर लेता है, cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेनस। जैसे कल भी एक क्वेश्चन हमारा अटक गया था इसके ऊपर, बेस VR, हाइपोटेनस हो गया V, वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं, VR हो गया हमारा IR और V हमारा हो गया जी IZ, I से I कैंसिल, तो cos फाई इज इक्वल्स टू R अपॉन Z। इम्पीडेंस ट्राइंगल से ये भी लिखा जाता है cos फाई, और इस cos फाई को पावर फैक्टर बोला जाता है। पावर फैक्टर बता दूंगा, एक छोटा सा टॉपिक ही है, जब हम पावर वाले टॉपिक पढ़ेंगे इसके। तो चलिए ये डायरेक्शन की बात होगी, tan फाई इज इक्वल्स टू XL माइनस में XC अपॉन में R। इस पे सिचुएशन बना लेते हैं हम। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि इफ अगर आपका XL XEC से बड़ा हो तो सिंपली tan फाई की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव आना मतलब कि ऊपर होना, ऊपर होना मतलब कि EMF का बढ़त लेना, क्योंकि इस लाइन पे करंट दिखा रखा था हमने I, तो EMF आगे ले रही है, EMF लीड कर रही है, ओवरऑल पूरे सर्किट में EMF लीड कर रही है। तो EMF लीड करना, तो उस सर्किट को पूरा नाम दिया जाएगा जी इंडक्टिव सर्किट, इसको नाम दिया जाएगा फिर इंडक्टिव सर्किट। अगर XL इज ग्रेटर देन XC तो tan फाई की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, मतलब कि ओवरऑल पूरे सर्किट में EMF ही बढ़त लेके चल रही है। सेकेंड सिचुएशन आ गई कि इफ XC इज ग्रेटर देन XL tan फाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव,
नेगेटिव आने का मतलब है कि इसका नीचे होना, ये नीचे होगा। फिर जब आप VC को बड़ा ले लेंगे तो फिर वहां से XC जैसे आ जाएगा बड़ा होके, तो सेम करंट के ऊपर, तो ये नीचे आ जाएगा। फिर आपका रिजल्टेंट EMF 10 फाई नेगेटिव, तो EMF लेग्स बिहाइंड हो जाएगी। अब करंट लीड करेगा, करंट लीड करेगा, तो इस पूरे सर्किट को क्या नाम दिया जाएगा? बोलो नाम बोल के इसका फटाफट ऐसे ही। ओवरऑल सर्किट को क्या बोलूं अब मैं? जैसे ऊपर इंडक्टिव बोला था, तो अब क्या बोलूं? कैपेसिटिव सर्किट। ऊपर इंडक्टिव सर्किट, ये कैपेसिटिव सर्किट। और भाई तीसरा, इफ XL इज इक्वल्स टू XC, तो 10 फाई की वैल्यू 0, मतलब फेज डिफरेंस 0। अब कौन सा सर्किट बन गया? ये रेजिस्टिव रजिस्टिव सर्किट बन गया ये। हाँ, ये हमारा हो गया अब रजिस्टिव सर्किट। तो न्यूमेरिकल करो तो ये इस कंडीशन देख लेना कि इनमें कौन सी कंडीशन बन रही है। तो XL इज इक्वल्स टू XC, ये बड़ा यूज होता है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो ये एक बार समझ में सारा आ जाएगा। बस ये था, देखो एक बार स्टार्टिंग से देखते जाना पूरा। ऊपर से हमने जो किया है, हमारे पास ये पूरा RLC सर्किट था, इसका फेजर डायग्राम हमने बनाया। फेजर डायग्राम से हमने इसको कैलकुलेट किया, रिजल्टेंट EMF आ गई है VR स्केयर प्लस VL माइनस VC का होल स्केयर, वैल्यूज पुटअप कर ली, इम्पिडेंस आ गया Z इज इक्वल्स टू R स्केयर प्लस में XL माइनस XC का होल स्केयर। तो ये सब इसमें आ जाता है। फिर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम आएगी इसमें, क्योंकि एक जैसे टॉपिक चल रहे हैं, साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन निकाल ली हमने, 5 नाम देके उसको, 10 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। एक cos 5 भी कई बार यूज हो जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो बताइए भाई, यहाँ तक सब समझ में आ गया? यस यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब आगे देखो, पूरा नहीं हुआ है ये टॉपिक, ये पूरा तो काफी बड़ा है। अब इसका रेजोनेंस बात करेंगे। अच्छा, रेजोनेंस पे आ गए हैं अब हम। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात चलेगी रेजोनेंस पे। तो इसी सर्किट का रेजोनेंस के बारे में बात करनी है। रेजोनेंस ऑफ LCR बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और ये LCR या RLC कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, रेजोनेंस ऑफ LCR। अच्छा, इस रेजोनेंस से पहले, ये कराने से पहले मैं आपसे थोड़ा मीनिंग समझना चाहता हूँ। फिजिक्स के अंदर हमने कहाँ कहाँ रेजोनेंस पढ़ा और क्या मतलब होता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस वर्ड जो है वो आया था 11th में भी आया था, 12th में भी आपने इससे पहले पढ़ चुका है, कोई भी मुझे बताए। रेजोनेंस वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था रेजोनेंस। वेव में नहीं, ऑसिलेशन में, ऑसिलेशन में भी आ गया था शायद। अच्छा, 12th में रेजोनेंस कहाँ पढ़ा है? 12th में एडी करंट वाले टॉपिक में। एडी करंट में रेजोनेंस कहाँ से पढ़िया है भाई? एडी करंट में थोड़ी ना कहीं रेजोनेंस। सोचो सोचो सोचो, बताओ। MCD। हाँ भाई, हर्ष, हर्ष दिखाई दे रहा है मुझे स्क्रीन पे। हर्ष, रेजोनेंस कहाँ पढ़ा था? भाग गया इतना देख कहते ही। रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। नहीं पता? अरे वो साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ा था एक टॉपिक, साइक्लोट्रॉन? यस सर। फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मैच होना, सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किस किस की फ्रीक्वेंसी? जो हमने उस पर AC लगा रखा था और जो वो घूम के चार्ज पार्टिकल गैप में आता था, तो वो फ्रीक्वेंसी सेम हो जानी चाहिए। तो टाइम पीरियड बाकी हटा दिया वो साइक्लोट्रॉन। अब तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, इतना आसान सा टॉपिक जो समझा वो हटा दिया अब सिलेबस से। तो वो रेजोनेंस होता था। इससे पहले हम पढ़ के आए थे ऑसिलेशन के अंदर। लो मैं डायग्राम बनाता हूँ, कुछ याद आए तो देखना, कि यहाँ पर एक पेंडुलम है, फिर एक और पेंडुलम लगा दिया ये, फिर एक पेंडुलम ये लगा दिया, फिर एक पेंडुलम ये लगा दिया ये, और यहाँ से डिस्टरबेंस हमने दी इसको A पॉइंट से।
ए पॉइंट से हमने इसको डिस्टर्बेंस दी। ए कहाँ है जी? ये ए मैं बना देता हूँ, एक सेकेंड। कर्सर कहाँ भाग गया भाई? ये यहाँ है, ये ए है और ये बी है। ए पॉइंट से मैंने डिस्टर्बेंस दी। कैसे डिस्टर्बेंस दी? इसको ऑसिलेट करा दिया। पी क्यू आर एस, ये पेंडुलम है। पी को ऑसिलेट करा दिया। तो मुझे बताओ पी की फ्रीक्वेंसी मान लो म्यू है, तो पी के बराबर ही फ्रीक्वेंसी किसकी मिलेगी? क्यू की, आर की या एस की? डायग्राम से एस की। एस की एस मिलेगी। एस बिल्कुल की। ठीक बात है, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। फ्रीक्वेंसी होती थी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी वाई एल। तो लेंथ इसमें पी की और एस की सेम है, तो यहाँ दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो ये एस भी ऑसिलेट करने लग जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मान लो, तो रेजोनेंस आ गया यहाँ पर। अब मैं आपसे मान लो ये पूछूं कि कोई भी एक वेव, ये है, वेव में भी पढ़ते थे हम, ये वेव है और इस वेव पे सेम फ्रीक्वेंसी की, भाई सुन लो मेरी बात ठीक से, ये कोई भी वेव एक ए थी, इस पे मैं सेम फ्रीक्वेंसी की दूसरी वेव डाल देता हूँ, एम्पलीट्यूड चाहे फिर अलग अलग हो जी, ये फ्रीक्वेंसी बट सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, दो वेव सुपर इम्पोज कर गई, दूसरी बी आ गई। तो बताइए एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ा? इसको देखते हुए डायग्राम, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ा? सेम वही रहेगी। सेम रहेगी फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक। तो ये रेजोनेंस ही होता है भाई, कि ये अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी अब जो इसको मिलेगी उससे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये मतलब होता है रेजोनेंस का, वेव जो हम पढ़ रहे थे। तो ये मैंने थोड़ा रेजोनेंस के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर रेजोनेंस का मतलब क्या है? एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस का मतलब, तो रेजोनेंस का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर एलसीआर सर्किट में इफ I इज मैक्सिमम, अगर करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाए एलसीआर सर्किट में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं एलसीआर का, बीच में कंटिन्यूटी ना टूटे, एक बार टूटेगी वो सेशन आउट होने की वजह से, तो दोबारा बना लेनी है सभी ने। तो I अगर मैक्सिमम हो जाए ना, तो हम कहेंगे कि रेजोनेंस आ गया जी। अब मैं इसको थोड़ा सा कम्युनिकेशन के साथ भी कंपेयर करते हुए लिखूंगा, तो एक बार आप समझ लो थोड़ा सा पहले मैथमेटिकल, फिर इसके एग्जांपल्स पे बात करेंगे। तो करंट जहां पर मैक्सिमम हो जाए, इफ आई इज मैक्सिमम, तो हम कहेंगे एलसीआर में रेजोनेंस आ गया है, रेजोनेंस कंडीशन हो गई है, रेजोनेंस इज सेट टू अकर। तो यहाँ पर जैसे ही करंट मैक्सिमम होगा तो रेजोनेंस आ गया है, तो वो कंडीशन आपकी रेजोनेंस कंडीशन हो जाएगी, करंट जैसे ही मैक्सिमम होगा। अब देखो करंट कितना होगा, I इज इक्वल्स टू, ओम्स लॉ से लिखते हैं वी वाई आर। ईएमएफ कितनी अप्लाई हो रही इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो E, रेजिस्टेंस कितना है पूरा Z, तो जी I इज इक्वल्स टू E अपॉन में Z की वैल्यू क्या आई थी हमारी, जो इम्पिडेंस में आई थी वो आई थी सर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इसको देखते हुए I मैक्सिमम कब हो सकता है? I इज मैक्सिमम इफ जो डिनोमिनेटर है Z, वो हमारा हो जाए क्या, मिनिमम। अगर ये Z मिनिमम हो जाएगा तो I हो जाएगा सर मैक्सिमम। Z मिनिमम कब होगा भाई? R तो वही रेजिस्टेंस, अगर ये पूरा इसमें जो ऐड होने वाली क्वांटिटी है अगर ये पूरी जीरो हो जाए, और ये जीरो कब होगी, इफ XL इज इक्वल्स टू XC, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो XL XC बराबर होने से Z की वैल्यू ओनली R हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि Z क्या था हमारा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और जब ये दोनों बराबर तो ये खत्म, तो आर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो Z इज इक्वल्स टू R, ये Z की मिनिमम वैल्यू होगी, और जहां पर Z मिनिमम हो जाएगा वहां करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और करंट का मैक्सिमम होना, इस सिचुएशन को बोलेंगे हम यहाँ पर क्या हो गया है, रेजोनेंस।
आएगा समझ में धीरे धीरे, तुम चलते चलो, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वो समझते चलो बस। फिर पूरा जब लास्ट तक पहुंच जाएंगे ना तब समझ में आएगा कि हाँ ये बात थी अब इसकी। तो यहाँ तक आया भी समझ में? रेजोनेंस करंट मैक्सिमम जेड मिनिमम मतलब कि एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। जैसे ही अगर ये सिचुएशन आ गई एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी तो हम बोलेंगे करंट आ गया है मैक्सिमम। मुझे यस या नो में रिप्लाई दे दो एक बार, फिर मैं आगे चलता हूँ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके चलिए अब आगे। तो Z इज इक्वल्स टू जो R आया वो हमारा मिनिमम हो गया है। R मिनिमम मतलब कि यहाँ पर Z मिनिमम, ये Z मिनिमम हो गया है और ये हुआ जब XL इज इक्वल्स टू XC के बराबर आया तो करंट हो गया सर मैक्सिमम। XL को लिखते थे हम ओमेगा L, XC को लिखते थे हम 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा आ गया 1 अपॉन में LC। और ये रेजोनेंस कंडीशन, हाँ ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट LC। अब ये एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोली जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लो भाई सेशन आउट का मैसेज आ गया है 10 मिनट के बाद, कोई बात नहीं दोबारा से आ जाएंगे हम। तो ओमेगा आ गया है 1 अपॉन में अंडर रूट LC, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस पे आया है ये, यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन बन रही है। तो फॉर रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस के लिए ओमेगा आर लिख दिया जाता है, फिर इसको 1 अपॉन में अंडर रूट, ताकि याद रहे ओमेगा के साथ जो आर लगा है ना ये रेजोनेंस को शो कर रहा है। ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट LC। ओमेगा आर को लिख सकते हैं 2 पाई म्यू आर, क्योंकि ओमेगा 2 पाई म्यू होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट LC एंड म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट LC। ये जो म्यू आर आ गया इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक मैथमेटिकल। सर ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा, बस मैथमेटिकल रेजोनेंस सुनने को मिल रहा है। अब देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपसे, एग्जांपल ध्यान से सुनना। तो भाई वायरलेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यूनिट हटा दी, बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट थी बल्कि। तो यहाँ से वायरलेस कम्युनिकेशन, ये एक कोई टावर है, ये जी का कोई टावर है, जी नेटवर्क, ये एक टावर है जी, ये कोई आपका स्टार का टावर हो गया, जैसे स्टार प्लस, स्टार के जितने भी नेटवर्क है, इस तरह से कुछ और टावर हैं। ये मैं टीवी कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। आप ऐसे ही बहुत सारे कम्युनिकेशन, आप मोबाइल कम्युनिकेशन ले सकते हैं, आप जो है रेडियो कम्युनिकेशन ले सकते हैं, रेडियो FM पे जो बात करते हैं, तो रेडियो पे अगर बात करते हैं तो रेडियो पे कुछ सिग्नल्स होते हैं लाइक 91.2 ले लो मेगा हर्ट्ज, 93.5 मेगा हर्ट्ज, 98.7 कुछ भी थे वगैरह वगैरह, ये मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इनकी। अब यहाँ से इसका अलग टावर है, ये अपनी फ्रीक्वेंसी भेज रहा है 91 वाली, इसका अपना अलग टावर है 93 वाली ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये भेज रहा है 98 वाली अलग टावर है, इसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है ये। अब तुम्हारे पास जो ट्रांजिस्टर सेट है या जो भी तुम्हारे पास अब इंस्ट्रूमेंट है, FM इंस्ट्रूमेंट है मान लीजिए, अब उस सिस्टम से क्या हो रहा है, उसका भी अपना एक टावर है, वो दिखाई नहीं दे रहा, एंटीना जिसको बोलते हैं ना, वो उसी के अंदर इनबिल्ट होता है। तो वहां से भी, उससे भी वेव निकल रही है। अब वेव मैं बना देता हूं भाई, ये वाली वेव थी ये और डायग्राम से ही तुम चेक करके देखना। अब ये वाली वेव निकली तुम्हारे सेट से, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट से, अब जैसे ही वो बाहर निकली उसको तो बहुत सारी वेव मिली, ये जी वाली भी जा रही थी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी वेव्स घूम रही है। तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कौन सी के साथ जाके मिलेगा बताओ इसमें से, इन तीनों में से? 98.7 वेरी गुड, 98. 98.7 वाली के साथ, क्योंकि इसकी और इसकी सिमिलरिटी है। चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी
पूछ लेता हूँ कि भाई बताओ इसके साथ क्यों नहीं मिल रहा है, इसके साथ क्यों नहीं मिल रहा है, ये क्यों नहीं अच्छी लग रही इसको? फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। और देखिए यहाँ पर फिजिक्स का एक बहुत सिंपल सा फिनोमिना लगता है, वो नाम बता दो मुझे फिजिक्स के अकॉर्डिंग। फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो फिजिक्स में बोला करो कि क्या है वो सेम जो इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इनके साथ नहीं मिल रही, कि ये जो है इसी के। हाँ बोलिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं हो रहा। पता है, सुनो अब मेरी बात। इनर्शिया, अगर ये वेव इसके साथ जाएगी, इसके साथ, तो चेंजमेंट करना पड़ेगा इसको इसके अकॉर्डिंग। अगर ये इसके साथ जाएगी तो इसके अकॉर्डिंग चेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब इसके साथ जाएगी ना 98.7 वाले के साथ, तो कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज दोनों मिल जाएंगी। और जैसे ही मिलेगी तो बताओ मुझे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट बढ़ेगा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। और एम्पलीट्यूड बढ़ना मतलब कि आपको क्लियर साउंड सुनाई देना, आपको क्लियर 98.7 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल सुनाई देना, तो आप बहुत ठीक से वो स्टेशन सुन पाएंगे। ये फिनोमिना रेजोनेंस होता है। क्लियर है भाई? फ्रीक्वेंसी का मैच होना और एक दूसरे में मिक्स हो जाना, और फिर सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर एम्पलीट्यूड को बढ़ा लेना, यही रेजोनेंस होता है। अब ये क्या था, ये जो इस तरह से ये हम वेव की तरह से दिखा रहे हैं, ये ऐसे ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे, ये ऐसे, ये वेव है सर। वेव ही क्यों? ये अल्टरनेटिंग करंट भी तो हो सकता है, आप इसको ओनली वेव क्यों कह रहे हो? ये अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी हो सकती है। हाँ सर बिल्कुल हो सकती है। तो वही चीज अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं भाई। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये बिहेव कर रही है वेव की तरह। यहाँ पर भी वेव्स निकलती है, और यहाँ पर भी फिर रेजोनेंस की बात की जाती है। और यहाँ पर रेजोनेंस का मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ना। किसका एम्पलीट्यूड बढ़ना? करंट का या ईएमएफ का एम्पलीट्यूड बढ़ना। और करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ना मतलब कि करंट मैक्सिमम हो जाना, और करंट मैक्सिमम हो जाना मतलब कि रेजोनेंस आ जाना। ये चीज पढ़ रहे हैं रेजोनेंस में। तो ये क्लियर है? बताओ, रेजोनेंस का बेसिक कंसेप्ट आपसे कहीं पे पूछा जाए कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। और ये हमारी आगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यस, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। समझ में आ गया भाई? यस ठीक है, चलिए। तो हमने जो मैथमेटिकली, ये मैंने बीच में थोड़ा सा बता दिया, ये टीवी कम्युनिकेशन भी इसी तरह से होता है, आपका मोबाइल कम्युनिकेशन भी इसी तरह से होता है। हर मोबाइल में जो सिम कार्ड होता है, उसका जो नंबर होता है, वहाँ से अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया जाता है, उससे फिर वो फ्रीक्वेंसी निकलती है, फिर वो एटमॉस्फेयर में ढूंढती है उस नंबर वाली फ्रीक्वेंसी को, फिर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने के बाद फिर कम्युनिकेशन होता है। ये जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये आपके मोबाइल के थ्रू, यहाँ पर भी रेजोनेंस आ रहा है। हम सब एक फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम एक दूसरे को ठीक से देख पा रहे हैं, मैक्सिमम सिग्नल सीन कर पा रहे हैं। तो ये देखिए, अब इसके बाद हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2π√LC। सर ऐसा होगा कब? लेकिन ऐसा होने के लिए भाई ओमेगा एल किसके बराबर होना चाहिए? 1/ωc के बराबर। फिर ये ऐसा कब आएगा कि कब बराबर बनेगा? तो अब एक चीज देखना यहाँ से कि एक्सएल को जब मैं लिखता हूँ ओमेगा एल, तो फॉर्मूला आगे बनता है 2πμL। XC को जब मैं लिखता हूँ 1/ωc, तो फॉर्मूला बनता है 2πμc। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ तो बताइए एक्सएल पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा। XC पे क्या फर्क पड़ेगा? घटेगा, क्योंकि ये इनवर्सली है और ये डायरेक्टली है। तो एक फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है। मान लीजिए ऐसा सेटअप था कि ये एक्सएल था भाई 50, ये था 20। अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो ये कम होने लगा, हुआ 30, और ये बढ़ने लगा, ये 20 से बढ़ के 30 हो गया। अब हो गए दोनों बराबर, और जैसे ही दोनों बराबर, हाँ रेजोनेंस आ गया, और अब सिग्नल आपके मैक्सिमम हो जाएंगे। मतलब इस तरह से वैल्यू सेट की जाती है कि चेंजमेंट इन दोनों में ऐसा होगा कि एक बराबर वैल्यू पे जाके पहुंचेंगे। फिर क्या होगा उसके बाद? अगर मान लो आप फिर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहे, एक बार तो यहाँ पर ये आ जाएंगे 30, और बढ़ाया फ्रीक्वेंसी को तो ये और बढ़ा, ये हो गया जी 40, ये और कम हो गया, ये हो गया 20, अब गया सिग्नल। अब यहीं पे आया था बस रेजोनेंस, अब ये सिग्नल गया।
क्या होता है बच्चों, तुम्हारे अप्लायंसेस में एक इंडक्टर लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है, सी की वैल्यू चेंज हो रही होती है, सी की वैल्यू चेंज होने से फिर एक्स सी चेंज हो रहा होता है, एल एल चेंज नहीं होता है, सी वेरिएबल कैपेसिटर होता है, एक्स सी चेंज होता है, एक्स सी के चेंज होने से फिर ये एक्सएल के बराबर आता है एक सिचुएशन के ऊपर, फिर वहां से उसी फ्रीक्वेंसी की वेव निकलती है। एलसी ऑसिलेशन एक टॉपिक पढ़ेंगे, उससे हम देखेंगे कि वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है किसी भी फ्रीक्वेंसी की। आप जो भी फ्रीक्वेंसी चाहते हैं उसी फ्रीक्वेंसी की वेव मिल जाती है आपको, वो एल और सी इस सी में चेंजमेंट कराने देंगे। तो अभी चलो इतना समझ लो कि ये बराबर कब आएंगे, जब आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी चेंजमेंट आ रही है कैपेसिटेंस को चेंज करने से। तो यहाँ पर आप सी को चेंज कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी एक जगह कि एक्सएल बराबर एक्सी आ जाएगा, और जैसे ही बराबर आएगा आई हो जाएगा मैक्सिमम और जेड हो जाएगा जी मिनिमम। तब उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, और उस रेजोनेंस कंडीशन पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको बोला जाएगा सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसको बोला जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मैंने बता दिया आपको रेजोनेंस एलसीआर पे एक क्वेश्चन बहुत आता ही आता है डेफिनेट। तो ये एक चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं भाई दोबारा से अब स्टार्ट इसको। हाँ यहाँ तक बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। रेजोनेंस की बात कर रहे हैं हम, एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस करंट मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम की कंडीशन जेड मिनिमम, और जेड मिनिमम की कंडीशन एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी, और एक्सएल एक्सी का बराबर होने की कंडीशन सी को चेंज कराना, कैपेसिटेंस को चेंज कराना, और उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पुटअप कीजिए अब यहाँ पर, फिर आगे चलते हैं। एलसीआर का रेजोनेंस डिस्कस कर रहे हैं भाई। यस, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। तो देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो हमने जितना अभी तक एलसीआर में पढ़ लिया है कि एलसीआर में रिजल्टेंट ईएमएफ वी आपकी आती है अंडर रूट वी आर स्केयर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्केयर। ये फॉर्मूला हो गया सर रिजल्टेंट ईएमएफ का, रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। उसके बाद डायरेक्शन के लिए हमने इसमें जो पढ़ा 10 फाई, वो 10 फाई हमारा आया वी एल माइनस वी सी अपॉन में वी आर, जिसको कि हम ये भी लिख रहे हैं एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में आर। ये डायरेक्शन के लिए हो गया या फेज डिफरेंस के लिए हो गया फॉर्मूला। एक यहाँ से हम कोस फाई भी निकाल के आए हैं जो कि आर अपॉन जेड के इक्वल आया है, एक ये फॉर्मूला हो गया। अब हम बात कर रहे हैं करंट की, करंट इज इक्वल्स टू है ई अपॉन में जेड, और करंट की भी मैक्सिमम करंट की बात हो रही है। जहाँ पर करंट मैक्सिमम होगा वो होगी आपकी रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस जहाँ पर करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और करंट मैक्सिमम होने के लिए जेड को होना पड़ेगा सर मिनिमम, जेड मिनिमम होने के लिए एक्सएल को होना पड़ेगा एक्स सी के बराबर, और एक्सएल एक्स सी जब बराबर होंगे जब सी को चेंज करेंगे, और जिस पे ये कंडीशन आएगी जिस फ्रीक्वेंसी पे, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जा रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी म्यू आर, विच इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये पूरा हमने यहाँ तक रेजोनेंस को डिस्कस कर लिया है इसमें। अब आगे देखिए इसमें क्या आता है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, मतलब यही बातें रिपीट करनी है करेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है भाई। करेक्टरिस्टिक्स में यही बातें आपने रिपीट करनी है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, वही जो हमने पॉइंट डिस्कस किए ना वो सब लिख देने। जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट वही करेक्टरिस्टिक्स में ये रेजोनेंस कब आएगा, एक्सएल इज इक्वल्स टू जब हमारा एक्सी हो जाएगा, या जिसको हम कह रहे हैं ओमेगा एल बराबर में 1/ओमेगा सी हो जाएगा। ये करेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी। सेकंड,
सेकंड जो लिखेंगे तो सर Z इज इक्वल्स टू R हो जाएगा, जो मिनिमम इम्पीडेंस होगा, मिनिमम इम्पीडेंस। वही सब पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद जैसे थर्ड करेक्टरिस्टिक्स लिखे यहाँ पर, तो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स में लिखा है, हाँ ये वाला, द वोल्टेज अक्रॉस आर इक्वल्स टू अप्लाइड ईएमएफ। जो वोल्टेज होगी ना, क्योंकि वो तो खत्म हो गए हैं, एक्सएल और एक्सी तो खत्म हो गए हैं, तो उनपे तो कुछ ड्रॉप होगा ही नहीं। तो जो भी वोल्टेज होगी, द वोल्टेज अक्रॉस आर, द वोल्टेज अक्रॉस आर is equals to applied EMF, is equals to applied EMF। जो आपने कोई भी पॉइंट नहीं आए समझ में तो मुझे बता देना भाई कि सर ये पॉइंट नहीं आ रहा समझ में, इसको बता दो। तो वोल्टेज अक्रॉस आर जो भी होगी वो अप्लाइड ईएमएफ के बराबर होगी, क्योंकि उन पे तो अब ड्रॉप होगा ही नहीं, वो खत्म हो गए हैं एल और आर। तो रेजोनेंस पे बात हो रही है यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट अगर डिस्कस करें, पावर फैक्टर, ये अभी नहीं आया है। पावर फैक्टर जो कोस फाई हो जाएगा, वैसे कितना हो जाना चाहिए वैल्यू इसकी, यूनिटी 1। पता है ना कैसे 1 हुई, क्योंकि कोस फाई होगा हमारा आर अपॉन में जेड, और रेजोनेंस पे तो जेड किसके बराबर हो गया है, आर के बराबर, तो ये कोस फाई 1 आ जाएगा। हाँ ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, अगर VL एंड VC के बीच में अगर फेज डिफरेंस पूछा जाए तो लिख देंगे सर यहाँ पर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। और इसमें एक करेक्टरिस्टिक्स और इन्वॉल्व कर सकते हैं, द रेजोनेंस सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। इसको भाई एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। एक्सेप्टर सर्किट का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, इट एक्सेप्ट्स ओनली वन फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है, एंड रिजेक्ट्स द अदर फ्रीक्वेंसी, रिजेक्ट्स द अदर फ्रीक्वेंसी। यस बोलिए, इसमें कहीं कोई पॉइंट नहीं आया है तो समझ में ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। क्लियर है भाई सभी पॉइंट्स रेजोनेंस के? यस सर। ठीक है। थर्ड पॉइंट बता दो सर। थर्ड पॉइंट में बताया हमने कि जो वोल्टेज होगी ना भाई, जैसे जो वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखी थी, ई अप्लाई कर रखी थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, वो ड्रॉप हो रही थी आर पे, एल पे और सी पे। लेकिन जब इनका रिएक्टेंस ही खत्म हो गया है, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी हो गया, जब रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया तो कुछ ड्रॉप ही नहीं हो रहा होगा, तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिल जाएगा, ओनली रेजिस्टेंस को। तो द वोल्टेज अक्रॉस आर इक्वल्स टू अप्लाइड ईएमएफ। तो जो वोल्टेज आ रही है आर पे वो अप्लाइड ईएमएफ के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनका तो खत्म हो जाएगा, जो पोटेंशियल जो उन पे ड्रॉप होना था उनके रिएक्टेंस की वजह से। मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी वायर है, कॉपर वायर, इसका कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो अपने ऊपर कुछ ड्रॉप करेगी ही नहीं, पोटेंशियल का ड्रॉप, तो वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा दोनों एंड के ऊपर। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए हैं। चलिए इसके बाद आगे बात कर लेते हैं भाई अब इसकी शार्पनेस की ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, पूरा नहीं करवाऊंगा मैं आज, इसका एक मैथमेटिकल हो रहा है, बस थ्योरी हमारी ये मान के चलो, बस 1-2 मिनट की हो रहा है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे इस पे करके। एक पॉइंट या मैं इस पे शार्पनेस कराऊं स्टार्ट या क्वेश्चन कराऊं? मुझे लग रहा है कि फिर स्टार्ट कराए तो फिर ये पूरा ही कराना पड़ेगा और पूरा फिर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन करा दो क्वेश्चन सर। करा दो सर। ठीक, अब थ्योरी इतनी ही है भाई, आज की थ्योरी यहाँ तक ही है, रेजोनेंस तक पढ़ लेंगे आप, और अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे एलसीआर के ऊपर। तो नोटबुक पेन लेके रेडी रहो तुम अपना, और एलसीआर पे क्वेश्चंस करते हैं। रेजोनेंस की शार्पनेस हम कल पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक नहीं हुआ है एलसीआर अभी, एलसीआर हुआ है, रेजोनेंस हुआ है, इसकी शार्पनेस कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिए न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। तो मेरा यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओनली वैल्यू बेस्ड, वैल्यू रखनी है आपने।
LCR सर्किट दिया है, if the reactance of C and L are 250 ohm, reactance of C and L, C और L का रिएक्टेंस आर 250 ओम एंड 220 ओम, ये दोनों के रिएक्टेंस दिए हैं रेस्पेक्टिवली, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है आर 40 ओम। तो फाइंड करना है डिटरमाइन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बता दो फटाफट, जेड कितना आएगा, सिर्फ फॉर्मूला रखा और आंसर। इम्पीडेंस क्या आएगा भाई? 50 सर 50 50 ओम। 50 ओम। तो Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल XC स्क्र। का सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है, रजिस्टर ऑफ 50 ओम, एक रजिस्टर दिया है 50 ओम का, एंड इंडक्टेंस एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल दे दिया है आपको 20 अपॉन में पाई। देखिए क्वेश्चन आप बुक से भी करा करो, क्योंकि स्टेटमेंट तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, और मेनली यही होता है क्वेश्चन में स्टेटमेंट को समझना, बाकी तो आप लोग यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन अपने बुक से खुद भी ट्राई किया करो। कैपेसिटेंस दे रखा है इस क्वेश्चन में 5 अपॉन में पाई, ये हेनरी में है, और ये कैपेसिटेंस दे रखी है माइक्रो फैराडे में। 5 अपॉन में पाई माइक्रो फैराडे, कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टेज है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अब बताना इम्पीडेंस क्या आएगा, फिर से वही जेड पूछा है, सब वैल्यूज गिवन है यहाँ पर। तो भाई जेड कितना आ जाएगा इसमें? फिफ्टी, ठीक है, फिर से आंसर वही आ रहा है 50 ओम। ये सेम, मतलब आंसर सेम आ रहा है, वैसा ही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लगा देना है। आंसर कैलकुलेट कर लेंगे जब तक 50 ओम। थर्ड क्वेश्चन इसके बाद, तो सेकंड में मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आएगी। थर्ड क्वेश्चन करना है भाई अभी। ये एक सर्किट ड्रॉ कर दिया है मैंने यहाँ पर, और वैल्यूज लिख लेता हूँ यहाँ। ये 40 ओम है, ये 80 माइक्रो फैराडे है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 हेनरी और 240 वोल्ट। 240 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, फिक्स नहीं है, चेंज किया जा रहा है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट है ये। तो फर्स्ट तो आपको बताना है कैलकुलेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विच ड्राइव द सर्किट एट रेजोनेंस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी लें सोर्स की फॉर रेजोनेंस के लिए, सर्किट एट रेजोनेंस, सर्किट एट रेजोनेंस। पहला पार्ट कर दीजिए भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है एट रेजोनेंस पे। सेकंड, द करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? 250 अपॉन पाई फर्स्ट का आंसर है। फर्स्ट का आंसर पाई क्यों आ 250 गया? अपॉन पाई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है राहुल, ये देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर निकालना है, आपने म्यू आर निकाल दिया। सर 50 हाँ
50 आएगा रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रखो भाई, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 50 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है राहुल? Yes, sir. सेकेंड पार्ट, करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये बतानी है आपको। 6 एम्पियर। ये 6 एम्पियर, ठीक है, ये आपका आ गया है 6 एम्पियर करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब बता दीजिए इसमें, द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, the RMS potential drop across the capacitor at resonance, RMS potential drop across the capacitor, RMS potential drop across the capacitor, तो at resonance, तो ये कितना आएगा भाई? थर्ड पार्ट और चेक करो एक बार। सर 240 वोल्ट ही आएगा। नहीं, 230 तो हमने इस पे अप्लाई किया था भाई, 240 तो अप्लाई किया था, वो नहीं आएगा यहाँ पर। हाँ, एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, देखो चलो बताइए। 1500. RMS 1500 वोल्ट, ये ठीक है, 1500 वोल्ट। अब एक बार ध्यान से सुनना भी सभी बच्चे, देखिए 1500 वोल्ट और अप्लाई किया था 200 वोल्ट, सर ये कैसे? तो यहाँ पर क्योंकि हम वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करते हैं, ये जो कैपेसिटर होता है, जैसे मान लीजिए आपकी ईएमएफ ये थी या करंट इधर था, इधर आपने जैसे वीआर दिखा रखा है, यहाँ आपका फिर वीसी आएगा कैपेसिटर पे, तो इसका रिजल्टेंट निकाला है हमने किस पे? सी पे। सी पे वो रिजल्टेंट आ रहा है, सी की रिजल्टेंट ईएमएफ याद है तुम्हें, कल निकाली थी, V इज इक्वल्स टू, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस भी है सीरीज के साथ, तो वो आपका आ रहा था VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट आई है, रिजल्टेंट अप्लाइड से भी ज्यादा आ सकती है, ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यू नहीं है। इससे पहले तो हम डीसी जब सप्लाई करते थे ना, तो उसमें ये कहते थे कि ये कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई अलग रेजिस्टेंस है, ये कोई अलग रेजिस्टेंस है। मान लीजिए पूरी हमने 12 वोल्ट डीसी लगाई है, तो इनका सम जब करोगे ना, तो वो आपका 12 ही मिलेगा, 12 से ज्यादा नहीं मिलेगा। बट इन केस ऑफ एसी, जो किसी भी अप्लायंस है उस पे पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाइड वाले से भी ज्यादा हो सकती है। एक क्वेश्चन आता है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो उसका रीजन ये दिया जाता है बिकॉज यहाँ हम एल्जेब्रिक एडिशन ना यूज करके वेक्टर एडिशन सोल्व करते हैं, और वेक्टर एडिशन से वो वैल्यू से ज्यादा भी आ सकती है। ये समझ में आया भाई कि पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा भी हो सकता है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार। यस बताइए मुझे। यस सर। हाँ, yes, ये ध्यान में रखना इस पॉइंट को कि जो ईएमएफ आ रही किसी भी एक अप्लायंस पे रिजल्टेंट आती है, और वो रिजल्टेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है अप्लाइड वाले से। तो ये 1500 वोल्ट आ जाएगी। सोल्व इसको ऐसे करना है भाई कि जो ERMS होगी, इस पे जो ड्रॉप हो रही है वो आपकी IRMS, और IR तो इनटू में XC, और XC जो हो जाएगा 1/ओमेगा C, रेजोनेंस पे ओमेगा R लिख देंगे, ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा आपका 1500 वोल्ट। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन समझ में? तो इसी तरह के बाकी और क्वेश्चंस भी हैं, वो आपने कर लेने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कैपेसिटर दे रही वैल्यू
50 माइक्रोफैराडे। इंडक्टेंस दे दी है 0.05 हेनरी। रेजिस्टेंस दे दिया है 48 ओम। कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में है, कनेक्टेड इन सीरीज। और जो ईएमएफ है सोर्स की, ईएमएफ ऑफ सोर्स E इज इक्वल्स टू 310 साइन 314t, ये अप्लाइड ईएमएफ है। कैलकुलेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, आपने रिएक्टेंस निकालना है पहले तो। कैलकुलेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देखो इसने इम्पीडेंस ना कह के रिएक्टेंस कह दिया, लेकिन सर्किट का पूरा तो इम्पीडेंस ही होता है, तो उसको आप रिएक्टेंस भी कह सकते हैं। कैलकुलेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट मतलब वही इम्पीडेंस निकालना है, मतलब रेजिस्टेंस निकालना है आपने इसमें। तो चलिए फटाफट रेजिस्टेंस बता दो कितना आया इस सर्किट का। पहला पार्ट तो ये है इसमें। एंड सेकंड पार्ट, व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। What is phase angle between current and EMF? दो पार्ट है भाई, जल्दी से कर दो। अरे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? सो तो नहीं गए हो तुम? Yes, sir. सुन रहे हैं सर, सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, सोल्व करो, शाबाश। कैलकुलेशन बड़ी हो गई, रूट में चली गई और ये चलो ये तो हो ही जाएगा तुम्हारा सोल्व। Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्केयर। सेम फॉर्मूला, वैल्यूज दे रखी हैं। एक्सएल में ओमेगा एल हो जाएगा। ओमेगा क्या लोगे बताओ मुझे? ओमेगा 313 हाँ 314, ये रहा। 314. इसको कंपेयर कर लेंगे, E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी से, तो ये आपका ओमेगा आ जाएगा। तो ये वैल्यूज पुटअप करके सोल्व कर लेना। चलो इसको 48 ओम आंसर आ रहा है, 48 ओम। एक बार मुझे ये वाला पार्ट सोल्व करके देख लो, ये हो जाएगा इजीली सोल्व। फेज एंगल बता दो बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। फेज एंगल और उसका नेचर भी बताना 0। भाई, उसका नेचर भी बताना क्या आएगा, मतलब कौन लीड करेगा, कौन लेग्स बिहाइंड करेगा। फेज एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड करंट।